हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों अभी तक जो ये सीरीज़ चल रही है, अरिहंत की सीरीज़ चल रही है, अरिहंत की सब्जेक्टिव वाली सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं। पॉलिटी में हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट का बहुत सारा एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया है। एमपीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड बियॉन्ड इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी पॉलिटी को ख़त्म करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। जो एमपी बनते हैं चाहे किसी भी सदन में हो, चाहे वो लोकसभा में बनते हैं या राज्यसभा में, दो ही जगह पे एमपीज़ बनते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बोलते हैं उनको। तो इनकी कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि भाई कुछ क्वालिफ़िकेशन तो ये होल्ड करेंगे तभी बनेंगे एमपी। सबसे पहले जान लो कि अगर कोई बंदा एमपी बनना है तो उसे जो है सिटीजन होना पड़ेगा भारत का, उसे सिटीजनशिप होल्ड करना पड़ेगा इंडिया का, तभी वो जो है एमपी बन पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज़ दैट, दो क्राइटेरिया है सेकेंड में, दोनों सदनों के लिए अलग अलग है। तो नंबर 1 है कि भाई राज्यसभा में अगर कोई एमपी बनना चाहता है, राज्यसभा में अगर कोई एमपी बनना चाहता है यानी कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनना चाहता है, तो उसका एज कितना होना चाहिए? उसका एज जो है वो 30 ईयर्स होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है राज्यसभा में। ही मस्ट बी नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ओल्ड। एंड अगर लोकसभा की बात करें तो अगेन ही शुड नॉट बी लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ द एज। लोकसभा में 25 साल तो होना ही होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद जान लेते हैं कि अगला क्राइटेरिया क्या है। अगला क्राइटेरिया कहता है दैट ही मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। ही मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। कुछ अदर क्वालिफिकेशन जो है इनके पास होनी चाहिए, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस कैसे हो सकती हैं। एमपी जो होगा वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, एमपी जो होगा वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो कैसे उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा? कोई एमपी है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया गया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया है कि भाई कुछ आप नियम बनाइए, और पार्लियामेंट ने नियम बनाया भी है। उसके अकॉर्डिंगली जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज एमपी। एमपी के पद से किस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है? नंबर 1 कहता है कि इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया था दोस्तों आपको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा एक ऑफिस होता है जहाँ से प्रॉफिट, जो ऑफिस बियरर है, होल्डर है, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एमपी है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड करके रखा है, तो क्या गारंटी है कि वो उस ऑफिस के लिए काम नहीं करेगा? उस ऑफिस के लिए ही वो बहुत सारे अपने पावर का मिस यूटिलाइजेशन कर सकता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ ए मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा कोई अगर ऑफिस एग्जेम्प्टेड है तो उसको वो होल्ड कर सकता है। अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उसे वो होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड सो बाय कोर्ट। अगर कोई बंदा एमपी है और अनसाउंड माइंड हो गया तो वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई हाँ, ये बंदा जो है अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट भी कैसे डिसाइड करेगा? मेडिकली उसके पास पेपर आएगा कोर्ट के पास, कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा और देखेगा कि पाएगा कि भाई हाँ, सही में कोई फलानवा एमपी जो है, अगर वो कहते हैं कि अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। मान लो कोई बंदा है, एमपी बन गया है, लोन लिया हुआ था बहुत बड़ा और पे नहीं कर पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि अब वो लोन का पैसा चुका पाए, इनकैपेबल हो चुका है, कैपेसिटी उसकी नहीं है कि पैसा चुका पाए। अब ये प्रूवन है और अनडिस्चार्ज्ड वो इंसॉल्वेंट हो गया,
मतलब कि वो पैसा अब चुका ही नहीं पाएगा, वो पैसा अब चुका ही नहीं पाएगा, तो फिर उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहेंगे और उस केस में उसे जो है एमपी का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। एंड इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो क्राइटेरिया था, क्वालिफिकेशन में क्या था कि भाई सिटीजनशिप तो होना ही होनी चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। अगर मान लो सिटीजन है और किसी वजह से उसकी सिटीजनशिप छीन ली गई, तो वो उसको कोई राइट नहीं है कि वो अब एमपी बना रहे, उसे एमपी का भी पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो जो एमपी होते हैं उसके कुछ ओथ एंड सैलरीज होती हैं, ओथ एंड सैलरीज होती हैं जो कि अगेन पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। ओथ जो होता है, सैलरी तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ओथ जो होता है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं या फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया गया कि भाई ठीक है, प्रेसिडेंट ने ही ये डिसाइड किया गया है कि फ़लाना बंदा जो है इनके बिहाफ पे किसी एमपी को जो है ओथ दिलाएगा, तो ये संभव है। ठीक है, इस तरीके से ओथ लेते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस का। और सैलरी जो होती है वो सैलरी और अलाउंसेस इनकी टाइम टू टाइम डिसाइड होती रहती है पार्लियामेंट के द्वारा, बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। ठीक है, बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। इन जनरल नहीं घटती है, घट सकती है। ठीक है, इन जनरल नहीं घटती है। आगे बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन की। लीडर ऑफ अपोजिशन एक बड़ा पोस्ट माना जाता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर आपका विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आपके जो है कहते हैं ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का बड़ा रोल होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी होती है किसी भी देश में, भारत में खासकर देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करेंगे तो भारत में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, हालांकि अभी के करंट सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास भी बहुत कम सीटें हैं, बट फिर भी जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्राइटेरिया है दैट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग एट लीस्ट, ध्यान दीजिएगा, हैविंग एट लीस्ट कितना 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट हाउस। ठीक है, 1/10 ऑफ द सीट तो टोटल होना ही चाहिए। जैसे हमारे पास टोटल सीटों की संख्या 550 है और इसका 1/10 निकाल लो तो 55 सीटें तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 55 सीटें होनी चाहिए किसी भी पार्टी को जो है अपोजिशन पार्टी बनने के लिए, और उसी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। ही वॉज अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1977, जब जनता पार्टी चुन के आई थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी कानून बना के एक पावर दिया गया था, पहले ये सब पावर नहीं था। ही इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट की पावर इनके पास होती है, तो पावरफुल इंसान होते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। फिर बात करेंगे ज्वाइंट सेशन की। कई बार ऐसा होता है कि जो बिल है, ऑर्डिनरी बिल खासकर, वो एक सदन में पास हो जाता है, दूसरे सदन में जब हो जाता है तो वहाँ पे फंस जाता है। वहाँ पे फंसने का कारण ये है कि भाई दूसरा सदन एग्री नहीं करता है उसके प्रावधानों से, खुश नहीं है, तो कई बार ऐसी जो है ना ऐसी फंस जाती हैं कई सारे बिल्स। तो उस केस में ये ज़रूरी है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुला के और उसे जो है बिल को पास किया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और ये पावर जो है ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। सो ज्वाइंट सेशंस टेक प्लेस ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ अ बिल पास्ड बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय अनदर। ठीक है, एक हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस ने उसे रिजेक्ट ही कर दिया, बोला हम नहीं मानते इस बिल को, हटाओ, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो स्टैग्नेशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है दैट द अमेंडमेंट्स मेड बाय अदर हाउस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द हाउस वेयर द बिल ओरिजिनेटेड। मान लो कि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था कोई बिल, हाँ ठीक है, लोकसभा में कोई बिल आया, ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पास हो गया, उसके बाद ये राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में ये अमेंडमेंट करके इस बिल को वापस भेजा गया कि लोकसभा इसको एक्सेप्ट कर ले तो हम भी इसको पास कर दें। बट इस अमेंडमेंट को लोकसभा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस केस में भी भैया स्टैग्नेशन हो जाएगा,
बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी इसको सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अदर हाउस डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ ऑन बिल। मान लो कि राज्यसभा ने एक बिल पास किया, उस बिल को पास करके लोकसभा में भेज दिया गया, अब लोकसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो वो बिल अगेन फंस गया, और वो बिल फंसा तो भैया स्टैग्नेशन की कंडीशन और फिर फर्दर ज्वाइंट सिटिंग की रिक्वायरमेंट। तो इन सब केस में जो है प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग बुला लेते हैं। ज्वाइंट सेशन जब होता है तो ये आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन 108 का मैटर है, और यही वो मैटर है, आर्टिकल 108 कहता है कि जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो उसे प्रिसाइड कौन करेगा। अब दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन है और दोनों सदनों के अपने अपने चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन तो नहीं प्रेसिडेंट कहते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा जो है वो कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा चेयरमैन कहे जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उस केस में क्या होगा भाई, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो इन दोनों में से कौन उसको जो है प्रिसाइड करेगा। प्रिसाइड करेंगे कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास इस मामले में ज़्यादा पावर है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से। द डेडलॉक ओवर अ बिल इज रिजॉल्व्ड बाई अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस समय दोनों सदनों की हाउस की जो मेंबर्स होंगे सबको काउंट किया जाएगा। मेजोरिटी जिसकी मतलब आगे, मतलब मान लो कि लोकसभा में 540 लोग हैं और राज्यसभा में 240 लोग हैं, दोनों को मिला दो, फिर मेजोरिटी उसमें से देख ली जाएगी। तो इसमें भी देखा जाता है कि लोकसभा का अपर हैंड हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस तरीके से बिल पास करके जो है इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाता है और जो है बिल पास हो जाता है। चलिए, ये बात हो गई हमारी, तमाम बहुत सारी बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस ऑफ पावर्स बिटवीन टू हाउसेस। जो दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनके बीच में जो पावर्स का डिफरेंसेस है, किसको कितना पावर है, किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कौन सा पावर ज़्यादा है, किसके पास कौन सा पावर कम है, वो एक बार देख लेते हैं। डिफरेंसेस ऑफ पावर बिटवीन टू हाउसेस के में देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ पावर्स बिटवीन टू हाउसेस में देख लेते हैं। तो देखो, राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा के पास कुछ लोकसभा से अलग भी पावर है, लोकसभा के पास कुछ राज्यसभा से अलग पावर है। लोकसभा वैसे ही इन जनरल देखा जाए तो ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द राज्यसभा। सो ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉट इन राज्यसभा। जब भी मनी बिल आता है तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। इम्पॉर्टेंट एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि मनी बिल जब भी आएगा तो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। दूसरा पावर देखते हैं, जो फाइनल पावर है टू डिसाइड वेदर ए पार्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट इज़ वेस्टेड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो ये भी डिफरेंस है। देखो, जो फाइनल पावर है, जिसे फाइनल पावर कहते हैं, कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, ऑर्डिनरी बिल है कि मनी बिल है कि नहीं, ये पावर डिसाइड करने का ये दिया गया है स्पीकर को, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। तो इस मामले में भी जो है लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं, हमने पहले ही देख लिया था। तो यहाँ पे भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ राज्यसभा का पावर। फिर आता है ए रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाई लोकसभा एंड नॉट बाई राज्यसभा। ये भी लोकसभा का जो है के पास एक एडिशनल पावर कह सकते हैं, जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। जब भी नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करना है, डिसकंटिन्यू करना है, उस केस में लोकसभा ही उसे डिसकंटिन्यू कर सकती है रिजोल्यूशन लाके, राज्यसभा नहीं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि द राज्यसभा कैनॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी बात सही है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा बाई लोकसभा। इसमें राज्यसभा के पास पावर नहीं। और भी डिफरेंसेस है, जैसे कि जब बजट होता है, बजट जब आता है तो बजट पे वोटिंग राज्यसभा नहीं कर सकता है। वोटिंग कौन करता है? खाली लोकसभा। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं। खैर, अब आगे बात करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेशंस जनरली 3 होते हैं। जनरली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में और डिफरेंट एग्जाम्स में कि जनरली जो है पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं। तो समर, मॉनसून, बजट नहीं, समर नहीं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, जनरली यही 3 जो है सेशन होते हैं। लॉन्गेस्ट सेशन होता है इसमें कौन सा? बजट सेशन। और शॉर्टेस्ट सेशन होता है विंटर वाला, नवंबर से दिसंबर, 2 महीने का ये सेशन होता है। तो 3 सेशन होते हैं जनरली, बट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही होंगे। तो 3 तो जनरली होते ही होते हैं, इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। सो द पार्लियामेंट जनरली मीट्स इन 3 सेशन इन द ईयर। बजट सेशन फरवरी से मई के बीच में लॉन्गेस्ट सेशन माना जाता है। फिर मॉनसून सेशन आता है जुलाई से सितंबर के बीच में। और फिर आता है विंटर सेशन, जो कि सबसे छोटा होता है, विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है और ख़त्म हो जाता है। देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2 सेशन जो होता है पार्लियामेंट के, उसके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। मान लो कि एक सेशन ख़त्म हुआ जुलाई में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भाई दूसरा सेशन अगले साल जुलाई में हो। 6 महीने से ज़्यादा गैप कभी नहीं हो सकता। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता है। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता है। फिर आता है कुछ टर्म्स हैं और उसके मीनिंग्स। कुछ टर्म्स हैं, उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो कोरम क्या होता है? कोरम एक ऐसा मिनिमम नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स कह सकते हैं, जिनकी उपस्थिति के बिना पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं हो सकती, सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती। सो कोरम क्या होता है भैया? कोरम इज़ द मिनिमम नंबर of members of deliberative assembly necessary to conduct the business of that group। ठीक है, what is quorum? Quorum is the minimum number of members of a deliberative assembly necessary to conduct the businesses of that group, and quorum for either house जो है वो जो है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होता है। मान लो कि राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, तो 1/10 निकाल लो इसका 24.5, यानी कि रफली 25 मेंबर तो होने ही चाहिए उस सदन की कार्रवाई के लिए। ऐसा सेम केस है लोकसभा के लिए भी। फिर आता है पेनाल्टी क्या होता है? पेनाल्टी क्या होता है? सो इफ़ ए पर्सन सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, before he has complied with the requirements of article 99, that is oath, बिना ओथ के अगर कोई जो है किसी भी सदन में बैठता है, कार्रवाई करता है, वोटिंग करता है, तो उसके लिए पेनाल्टी का चार्ज है। 500 रुपया जो है उसे देना पड़ता है पेनाल्टी के रूप में हर दिन, 500 रुपये। सो इफ़ ए पर्सन सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट before he has complied with the requirements of complied with the requirements of article 99, that is oath, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof। बिना मेंबर जानता है कि मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ, फिर भी बैठ रहा है पार्लियामेंट में, वोटिंग कर रहा है, तो उसे जो है हर दिन ऐसा करने के लिए, हर दिन जो है जब भी करेगा तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। फिर आता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जो है ये एक ऐसा आवर है, पार्टिकुलर घंटा है, जो कि 10 से 11 बजे के बीच में होता है। 10 से 11 के बीच में हो सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में ये 12 से 1 के बीच में होता है। ये पार्टिकुलर आवर में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से। किसके द्वारा? तो जो मेंबर हैं, जो एमपीज़ हैं, वो मिनिस्टर से क्वेश्चन दागते हैं कि भैया आपने ये इस मैटर में क्या किया, इस पे बताइए ज़रा, ये क्यों हुआ, इसका क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
इस पार्टिकुलर आवर को क्वेश्चन आवर कहा जाता है, जो कि 11 से 12 के बीच में होता है। सुबह 11 बजे से 12 बजे वाले में क्वेश्चन आवर होता है लोकसभा में, और 12 से 1 होता है राज्यसभा में। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अकाउंटेबिलिटी के लिए होते हैं कि भाई मिनिस्टर से सवाल दाग के उनसे क्वेश्चन पूछ के आप उनकी अकाउंटेबिलिटी चेक कर रहे हो कि भाई यू आर अकाउंटेबल टू अस, आप जो भी कर रहे हो मनमाना नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल दागेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 स्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है। उसमें जब भी मिनिस्टर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनिस्टर जो है उसमें ओरल आंसर देंगे, ठीक है, ओरल मौखिक आंसर देंगे। जब भी स्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मिनिस्टर जो होंगे उसमें मौखिक आंसर देंगे, जिसे कहते हैं ओरल आंसर्स मिलेगा। अनस्टार्ड क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तो उसको पूछने के लिए 10 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अनस्टार्ड, एंड इसके लिए जो है रिटन आंसर ज़रूरी होता है। मिनिस्टर को जो है रिटन आंसर इसके लिए देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन पूछ लिया, उससे आप उसमें लगता है कि एक और क्वेश्चन बन गया, तो एक और क्वेश्चन भी उनसे पूछा जा सकता है, जिसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। फिर आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आवर में पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कहते हैं। दे आर द वंस विच रिलेट्स टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसीलिए शॉर्ट नोटिस में पूछा जाता है। अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए होता है, एंड कैन बी आस्क्ड बाई मेंबर्स विद द नोटिस शॉर्टर देन 10 days प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन। अब आता है जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है भैया? जीरो आवर का एक कहानी ये है कि भैया ये इंडियन इन्वेंशन, भारत में ही इसे खोज किया गया है जीरो आवर। ये कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं मिलेगा, जीरो आवर का जिक्र नहीं मिलेगा। ये एक इंडियन इन्वेंशन टाइप का है, भारतीयों ने इसे खोज कर दिया, ये चलता है, ठीक है, जिसे कहते हैं जीरो आवर। तो जीरो आवर क्या होता है? द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड फिक्स्ड एजेंडा। द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड फिक्स्ड एजेंडा ऑफ दैट डे इज़ नोन एज जीरो आवर, ठीक है। एक गैप होता है क्वेश्चन आवर से, जब भाई दिन का फिक्स्ड एजेंडा स्टार्ट होगा कि भाई आज इस पे डिस्कस होगा, इस बिल पे डिस्कस होगा, जिसे फिक्स्ड एजेंडा कहते हैं, उस बीच में कुछ टाइम मिल जाता है जिसे जीरो आवर कहते हैं। तो उस जीरो आवर में जो है बहुत सारे जो है मिसलेनियस बिजनेस किए जाते हैं। दिस टाइम इज अलॉटेड एवरी डे फॉर मिसलेनियस बिजनेसेस, जैसे कॉल अटेंशन नोटिसेस, क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड एडजॉर्नमेंट मोशंस वगैरह सब कुछ जीरो आवर्स में आते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे ऑपोजिशन जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को काम नहीं करने देना चाहता है, ठीक है। खैर इसका डिफिनीशन देख सकते हैं। दिस रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट विच इज़ हेल्ड आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन। द लेम डक अंडर इट आर those members who were part of the old house but could not get re-elected for new houses, उन्हें लेम डक कहा जाता है। फिर आता है स्नैप वोट। स्नैप वोट क्या है? इट रेफर्स टू ए वोट टेकन अनएक्सपेक्टेडली विदाउट वोटर्स बीइंग ब्रीफ्ड और इन्फॉर्म्ड अबाउट इट इन एडवांस। वोटिंग ले ली, मैटर बताया ही नहीं, उनको ब्रीफिंग दिया ही नहीं, तो इस तरीके से जो वोट होता है उसे स्नैप वोट कहते हैं। फिर आता है स्पीकर प्रोटेम। ये भी एक स्पीकर प्रोटेम जो हैं ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जब तक भाई लोकसभा में नए स्पीकर नहीं चुन के आते हैं तो इनको एक सीनियर मोस्ट को बना दिया जाता है स्पीकर प्रोटेम, कि भाई कार्रवाई चलती रहे। सो एज सुन एज द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए स्पीकर प्रोटेम हु इज़ यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। सीनियोरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ही और सी सर्व्ड एज ए मेंबर, ठीक है। मेंबर के हिसाब से सीनियोरिटी देखी जाती है, एज के हिसाब से नहीं। इन केस द टू मेंबर्स आर इक्वली क्वालिफाइड द वेटेज इज गिवन टू मेंबर्स एज।
अगर मान लो कि दोनों 4-4 साल कर चुके हैं मेंबर, या फिर 15-15 साल मेंबर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, तो उस केस में दोनों तो बराबर ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो उस केस में एज को वेटेज दिया जाता है कि जो ज़्यादा एजेड होगा उसको स्पीकर प्रोटेम बनाया जाएगा। फिर आता है विप। विप जो है ये एक ऐसा बंदा होता है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का होता है, जो कि इंश्योर करता है कि जो वोटिंग लोग करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स वो फेवर में करें, अगेंस्ट में ना करें, ठीक है, और प्रेजेंट रहें वोटिंग के समय में। तो ये विप का काम है। ए डायरेक्टिव issued by any political party to ensure the support of its members voting in favor or against a particular issue on the floor of the house. A person may lose the membership of party and the legislature if he votes against whip or abstain from voting, ठीक है। फिर आता है गुलेटिन। गुलेटिन क्या होता है कि भाई जो वोटिंग चल रही है उसको जल्दी से बिना डिस्कशन के ख़त्म कर देना। When due to the lack of time, demand for grant, जो कि बजट का पार्ट है, ठीक है, when due to lack of time, demand for grant, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स होती हैं वो डिमांड फॉर ग्रांट रखती हैं और उसको वोटिंग किया जाता है। दे आर पुट टू वोट वेदर दे आर डिस्कस्ड और नॉट इन दैट हाउस ऑन द लास्ट डे ऑफ अलॉटेड टाइम। इट इज़ कॉल्ड गुलेटिन एंड इट कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। मतलब कि फर्दर डिस्कशन नहीं होगा, टाइम की कमी है, जल्दी से पास कर देते हैं, सब वोटिंग हो जाती है। फिर आता है पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि हमेशा किसी न किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। ए बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाई ए मिनिस्टर इन ए पब्लिक बिल, इट इज़ ए पब्लिक बिल, जो कि मिनिस्टर के द्वारा लाया जाएगा। वेयर जो एक बिल आता है जो कि कोई भी मेंबर अदर देन मिनिस्टर लेके आता है, वो चाहे पार्टी का हो, जिस पार्टी का सरकार है उसका हो, या फिर नॉर्मल कोई MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो बिल लेके आ गया तो उस तरीके के बिल को प्राइवेट बिल कहेंगे। जब भी कोई मिनिस्टर लेके आता है बिल तो उसे पब्लिक बिल कहेंगे। जब भी कोई नॉन मिनिस्टर लेके आता है तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है।